नमस्कार। सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 के अंतर्गत आरोही पुस्तक का अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं। मियाँ नसीरुद्दीन, इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। इसके पूर्व की कक्षा में हमने आरोह पुस्तक से ही पहला अध्याय पढ़ा था, नमक का दारोगा। उसके लेखक थे प्रेमचंद जी। आज अध्याय 2 हैं, मियाँ नसीरुद्दीन, और इस अध्याय की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। तो हम सबसे पहले कृष्णा सोबती का जीवन परिचय पढ़ते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला व दिल्ली में हुई। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाह का सम्मान, साहित्य अकादमी के महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। रचनाएं। कृष्णा सोबती की प्रमुख रचनाएं। कृष्णा सोबती ने अनेक विधाओं में लिखा। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनके उपन्यास है जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, कहानी संग्रह, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, शब्द चित्र, संस्मरण, हम अस्मत्, शब्दों के आलोक में। कृष्णा सोबती का साहित्यिक परिचय। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। अगर हम कम लिखते हैं तो वो अत्यधिक ही विशिष्ट होगा। तो कृष्णा सोबती कहती है कि चाहे कम लिखें, लेकिन वो क्या होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, उसका महत्व ज़्यादा होना चाहिए, उसमें सार तत्व अधिक होना चाहिए। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। रोजाना कृष्णा सोबती के उपन्यास, कहानी पढ़ने वाले पाठक जुड़ते जाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, सहानी, हसमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, कालजयी यानी समय के अनुसार रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। ये कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम, रज्जा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के हम हसमत कृति का विशिष्ट स्थान है। इसमें उन्होंने अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इनके भाषिक प्रयोग में विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। अब हम पाठ का सारांश देखते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द हम अस्मत नामक संग्रह से लिए गए। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ यानी रोटियां बनाने वाले नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ
नसीरुद्दीन अपनी मसीहाई यानी खुदा या भगवान अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत बताते हैं। यानी मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि ये जो रोटी पकाने की कला है हमारी खानदानी है और इसमें हमें हमारे पिता दादा परदादा ने इस कार्य में इस कला में महारत हासिल की है। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। लेखिका बताती है कि एक दिन वह मटियाई महल के गद्वे मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर संते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि ये खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगरी के तेवर थे। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग्य किया। वे अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा। उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया, लापरवाही से जैसे ध्यान न दे रहे हों। ये उनका खानदानी पेशा है। इनके वालिद मियाँ बरकत साई नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि उन्होंने ये काम अपने पिता से सीखा। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने ये सब मेहनत से सीखा। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर ए लिख कर ही अपनी शुरुआत करता है, आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात कक्षा में पहुंच जाता है। पहली कच्ची पहली पक्की इस प्रकार से वो आगे की कक्षा में पहुंच जाते हैं। उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना आदि करके ये हुनर पाया है। तालीम की तालीम, शिक्षा, तालीम यानी शिक्षा, शिक्षा की शिक्षा भी बड़ी चीज़ होती है। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से न पके न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींचकर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। मियाँ नसीरुद्दीन अब थक गए थे, परेशान हो गए थे, तो लेखिका से पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने अपने वफादार मियाँ बब्बन को कहा कि भट्टी जला दे। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। फिर तुनक कर बोले, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। तुनकी जो रोटी होती है वो पापड़ से भी ज़्यादा पतली होती है। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे, अब सब बदल गया है। अब खाने पकाने का शौक़ पहले की तरह नहीं रह गया है और न
अब कद्र करने वाले हैं। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, हर व्यक्ति जल्दी में। इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ को हम देखते हैं। सहाबों, दोस्तों। अपन, हम। हजारों, हजार, अनगिनत। मसीहा, देवदूत या स्वामी। धूम धड़क भीड़। नानवाई, रोटी बनाने और बेचने वाला। लुप्त, आनंद। अंदाज, ढंग। आड़े, तिरछे। निहायत, बिल्कुल। फटाफट, पटपट की आवाज़। पटापट, पटपट की आवाज़। संते, मलते। काइयाँ, चालाकी। पेशानी, माथा। तेवर, मुद्रा। पंच हजारी, 5,000 सैनिकों का अधिकारी। अखबार नवीस, पत्रकार। अखबार नवीस कहते हैं पत्रकार को। खुरापात, शरारत। पृष्ठ संख्या 23 पर शब्दार्थ। निठल्ला, खाली। किस्म, प्रकार। इल्म, ज्ञान। हासिल, प्राप्त। कंछे, पुतली, आँखों की। तरेर कर, तान कर। नगीना साज, नगीना जड़ने वाला। आईना साज, दर्पण बनाने वाला। मीना साज, सोने चांदी पर रंग करने वाला। रफोगर, फटे कपड़ों के धागे जोड़कर पहले जैसा बनाने वाला। रंगरेज, कपड़े रंगने वाला। तंबोली, पान लगाने वाला। फरमाना, हम कहते हैं ना फरमाओ, तो कहना। खानदानी, पारिवारिक। पैसा, धंधा। वालिद, पिता। उस्ताद, गुरु। अख्तियार करना, स्वीकार करना। पृष्ठ संख्या 24 के शब्दार्थ। हुनर, कला। मरहूम, सर्वज्ञ। उठ जाने, मृत्यु हो जाने। ठिया, जगह। लम्हा, क्षण। आला, श्रेष्ठ। नसीहत, सीख। बजा, फरमाना, ठीक कहना। कस, खींचना, सांस खींचना। अलिफ बे जीम, फारसी लिपि के अक्षरों के नाम। सिर पर धरना, सिर पर मारना। शागिर्द, चेला। परवान करना, उन्नति की तरफ बढ़ना। पृष्ठ संख्या 25 के शब्दार्थ। मदरसा, स्कूल। कच्ची, औपचारिक कक्षा, पहली कक्षा से पहले की पढ़ाई। जमात, श्रेणी या कक्षाएं। दागना, प्रश्न करना। मेंजे, कुशल तरीके से। पृष्ठ संख्या 26 के शब्दार्थ। जिक्र, वर्णन। बहुतेरे, बहुत अधिक। चक्कर काटना, घूमते रहना। जहाँपना, राजा। रंग लाना, मज़ेदार बात कहना। बेसब्री, अधीरता। रूखाई, रूखापन। इत्ता, इतना। गड़ी, रची। कर्तव्य, कार्य। पृष्ठ संख्या 27। लौंडिया, लड़की। रुमाली, रुमाल की तरह बड़ी और पतली रोटी। जहमत, उठाना, कष्ट उठाना। कोच करना, मृत्यु होना। मोहलत, समय सीमा। मजमून, विषय। शाही, बावर्ची खाना, राजकीय भोजनालय। बेरुखी, उपेक्षा से। बाल की खाल उतारना, अधिक बारीकी से जाना। खिसियानी, हंसी, शर्म से हंसना। वक्त, समय। खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। रुक्का भेजना, संदेश भेजना। पृष्ठ संख्या 28 से शब्दार्थ। बिटर, बिटर। एक टक, कहते कि बिटर बिटर क्या देख रहे हो, एक टक यानी लगातार। अंधड़, रेतीली आंधी। तीव्र भाव। आसार, संभावना, कहते हैं कि आज तो वर्षा के आसार लग रहे हैं, वर्षा की संभावना है। महीन, पतली। कौंदना, प्रकट होना। गुमशुदा, भूली हुई। कद्रदान, कला के पारखी। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। सावो,
उस दिन हम पन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गदवैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं, 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इससे प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि दिल्ली में राजनीति, साहित्य और कला में हजारों प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभा से हलचल बनाए रखते हैं। नानबाई किसे कहते हैं? यहाँ किस नानबाई का जिक्र हुआ है? नानबाई उस व्यक्ति को कहते हैं जो कई तरह की रोटी बनाने और बेचने का काम करता है। यहाँ मियाँ नसीरुद्दीन नामक खानदानी नानबाई का जिक्र हुआ है। मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित है? मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान जामा मस्जिद के पास मटियाल महल के गदवैया मोहल्ले में थी। यानी ये गद्यांश दिए जाते हैं और परीक्षा में गद्यांश आते हैं, उनसे प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन ने 5000 अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये तो कहिए आपको पूछना क्या है? फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, कहीं पत्रकार तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है? खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? इससे प्रश्न, पंचहजारी अंदाज से क्या अभिप्राय है? पंचहजारी अंदाज से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, पंचहजारी अंदाज बड़े सेनापतियों जैसा अंदाज। मुगलों के समय में 5000 सिपाहियों के अधिकारी को पंचहजारी कहते थे। ये ऊंचा पद होता था। नसीरुद्दीन में भी उसी पद की तरह गर्व व अकड़ थी। मियाँ ने लेखिका को घूर कर क्यों देखा? मियाँ नसीरुद्दीन को शक था कि कहीं लेखिका अखबार वाली तो नहीं है। वे उन्हें खुरापाती मानते हैं और खोज करते रहते हैं। इस कारण उन्होंने लेखिका को घूर कर देखा। अखबार वालों की बारे में उनकी क्या राय है? उत्तर है तीसरा, अखबार वालों के बारे में मियाँ की राय पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि उन्होंने पूर्वाग्रह कर लिया था कि ये अखबार वाले हैं और अखबार वाले खोजबीन ज़्यादा करते। जो अखबार बनाने वालों के साथ साथ अखबार पढ़ने वालों को भी निठल्ला मानते हैं। इससे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।